वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट। गुड इवनिंग क्लास। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर। आज हम 4 मार्च के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हमारा ये सेशन यूपीएससी, पीसीएस, एससी, बैंकिंग, रेलवे, नेट जेआरएफ, यूपी टेट, सीडीएस, इन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जैसा भी आपको सेशन लगे प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेपाल सरकार ने किस वर्ष अमेरिका के साथ एमसीसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये पहले मैं बता दूं, इसका आंसर है पहला, यानी 2017 में नेपाल सरकार ने अमेरिका के साथ एमसीसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगर हम एमसीसी समझौते की बात करें कि ये एग्जैक्टली है क्या, तो इसका फुल फॉर्म है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। ठीक, इसका फुल फॉर्म है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, यानी कि एमसीसी, जिसे 2017 में नेपाल और अमेरिका के बीच में हस्ताक्षर किया गया है। अगर हम एमसीसी समझौते की बात करें तो एमसीसी की पहले हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने देखा एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो एमसीसी कब लागू किया गया, तो एमसीसी को जो बनाया गया था वो 2004 में बनाया गया था यूएसए के द्वारा। एमसीसी जो है वो यूएसए का एक एग्रीमेंट है, जिसके तहत वो जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो जिनकी कंडीशंस ख़राब है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, जिनको पैसे की ज़रूरत है, उन सभी देशों को अनुदान देने का काम करता है। ठीक है, तो यूएसए इस एमसीसी के तहत क्या करता है, वो जो अन्य सभी देश हैं, जो भी देश हो गए, जैसे अभी हम नेपाल की बात कर रहे हैं, ठीक वैसे ही नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस, इन सब देशों को, जो भी देश होते हैं उन सबको यूएसए जो है अनुदान देने का काम करता है। अगर हम एमसीसी समझौते की बात करें तो इसमें ये भी सारे क्लॉज जोड़े जाते हैं कि इसके तहत जो भी अनुदान देता है यूएसए, वो जो है एक बायस्ड कंडीशन के साथ, यानी कि वो बताता है कि आपको ये पैसा किस जगह इन्वेस्ट करना है, और उसकी एक टाइम के बाद ऑडिटिंग भी की जाती है, वो भी यूएसए के द्वारा। यानी कि एक बाउंडेड समझौता होता है, फ्री समझौता नहीं होता कि कोई भी कंट्री जो इसको प्राप्त करे वो अपने हिसाब से उस पैसे को खर्च कर सके। अगर हम यहाँ पे नेपाल की बात करते हैं, नेपाल ने जो ये समझौता 2017 में पहले हस्ताक्षर किया है, तो पहले ही मैं बता दूं नेपाल ये पैसा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि नेपाल ज़्यादातर जो पैसा लेता है या फिर ऋण लेता है वो ज़्यादातर चाइना से लेता है। बट इस समय नेपाल की कंडीशन ख़राब है, जिसके तहत यूएसए ने उसको 2017 में ही इस एग्रीमेंट के तहत एमसीसी एग्रीमेंट किया था, जिसे जो है अभी लागू किया गया है 28 फेब को ये लागू किया गया है। ठीक है, ये एग्रीमेंट, जिसके तहत $500 मिलियन का कर्ज जो है, कर्ज नहीं अनुदान दिया गया है यूएसए के द्वारा। यानी कि ये अनुदान दिया गया, अनुदान का मतलब ये होता है कि वो पैसा जो है वापस नहीं लौटाना नेपाल को। कर्ज का ये मतलब होता है कि एक टाइम के बाद आपको ब्याज के साथ वो पैसा वापस लौटाना होता है, जबकि अनुदान में क्या होता है, वो पैसा आपको लौटाना नहीं पड़ता। पर यहाँ पे अगर हम बात करें एमसीसी समझौते की, तो $500 मिलियन का समझौता जो यूएसए ने नेपाल के साथ किया है, उसमें ये कहा है कि 5 साल के लिए, ठीक है, फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए 2 चीज़ों पे नेपाल ये पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। किस पे? एक तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनाने के लिए, तो दूसरा वही रोड कनेक्टिविटी के लिए, यानी सड़क बनाने के लिए। ठीक है, 2 चीज़ों को लेकर नेपाल पे ये बाउंडेशन है कि वो 2 चीज़ों पे खर्चा करेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, रोड बनाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे 300 किलोमीटर की हाई वोल्टेज पावर लाइन बिछाई जाएगी, 300 किलोमीटर हाई वोल्टेज पावर लाइन बिछाई जाएगी, जिससे जो है जो भी बिजली प्रोड्यूस होगी उसे जो है नेपाल इंडिया को बेचेगा। ठीक है, तो ये भी बाउंडेशन है कि वो जो बिजली पैदा होगी वो जो है इंडिया को बेचा जाएगा। तो वहीं रोड के भी एक पैमाना दिया गया है कि इतने किलोमीटर रोड का निर्माण करना है। 5 साल के बाद जो इसमें एक और बाउंडेशन है, इसके बाद क्या कहा गया है कि 5 साल के बाद जो है
ऑडिटिंग होगी, यानी कि ऑडिटिंग होगी वो भी यूएसए के द्वारा, यानी यूएसए की कोई एजेंसी आके नेपाल के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करेगी कि जो पैसा दिया गया है वो कहाँ इन्वेस्ट किया गया, कितना इन्वेस्ट किया गया और बाकी कहाँ कहाँ से पैसे लिए गए। ये सारी जो भी चीज़ें होंगी वो अकाउंट्स के थ्रू, जो भी नेपाल के अकाउंट्स होंगे उसको चेक करेगी, वो भी कहाँ की कंपनी, यूएसए की कंपनी। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये एक बाउंडेड मतलब जो समझौता है, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है कि कोई भी देश सिर्फ फ्री नहीं है कि वो अपने हिसाब से पैसा खर्च कर सके और कहाँ पे वो खर्च करना चाहता है, किस हिसाब से खर्च करना चाहता है, और ऑडिटिंग भी अपने देश के द्वारा किया जा सके, तो ये भी इसमें नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूँ, चूँकि ये बाउंडेड समझौता है इसलिए इसको कई देश पहले भी मना कर चुके हैं। अगर हम बात करें किन देशों की, तो तंजानिया पर भी इंडिया मतलब यूएसए ने कहा था उसको लेने के लिए, तो तंजानिया मना कर चुका है। वहीं फिलीपींस की हम बात करें, फिलीपींस भी मना कर चुका है। श्रीलंका, जिसकी कंडीशन ऑलरेडी बहुत ख़राब है, जिसके बारे में अभी हम आने वाले क्वेश्चंस में उसके क्वेश्चंस देखेंगे। श्रीलंका की कंडीशन बहुत ख़राब है इकोनॉमिक, फिर भी उसने मना किया है। वहीं घाना, ये सारे जितनी भी कंट्रीज़ की हम बात करें इन सब की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, बट इन सब ने इसलिए मना किया क्योंकि ये एमसीसी जो समझौता है वो यूएसए का बाउंडेड समझौता है, यानी कि एक दबावकारी समझौता है जिसमें एक देश कोई फ्री अपनी तरीके से काम नहीं कर सकता है। जबकि जो नेपाल है वो ज़्यादातर चाइना से लोन लेने के लिए क्यों तैयार रहता है, क्योंकि जो चाइना से लिया गया लोन रहता है उसमें नेपाल फ्री रहता है। अगर हम इस जो भी ये समझौता है, एमसीसी समझौता, उसकी और बात करें तो इस समझौते के खिलाफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें कंडीशंस रखी गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए, रोड मैनेजमेंट के लिए वो सब बनाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विभिन्न देश में इस समझौते के खिलाफ नेपाल में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये सब आप देख सकते हैं, ये आंसू गैस छोड़ी जा रही है, ये सब लोग सड़क पर उतर आए हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि ये एमसीसी को लेकर, रिजेक्ट एमसीसी ऐसे करके ये आंदोलन चल रहा है। तो एमसीसी को ना अपनाने के लिए नेपाल की गवर्नमेंट पे दबाव डाला जा रहा है, जो लोगों द्वारा दबाव डाला जा रहा है, यानी लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बट चूँकि ये समझौता हो चुका है तो आने वाले टाइम में इसका क्या कन्फ्लिक्ट या फिर उसका क्या रिस्पॉन्स दिखता है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से ये है कि जो भी नेपाल की सरकार थी, उनकी जो भी रणनीतियाँ थी वो काफ़ी वीक पॉइंट पे चली गई हैं, यानी कि सक्सेसफुल नहीं रही हैं। और चूँकि रशिया और यूक्रेन का जब से वॉर चल रहा है तो विभिन्न देशों को इकोनॉमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही। वहीं इंडिया भी इससे पीछे नहीं रहा है, जो हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो वहीं श्रीलंका और यहीं नेपाल की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो नेपाल को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत हो सकता है कि वो एमसीसी समझौते को आगे लागू कर दे, और वैसे भी समझौता हो चुका है। ठीक है, तो ये था अभी तक का जो भी इस टॉपिक में था मैंने आपको समझा दिया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण किस देश ने किया था? तो स्वेज नहर का निर्माण पता ही होगा आपको, इजिप्ट ने किया था, यानी कि स्वेज नहर का निर्माण मिस्र ने किया था। अगर हम लोकेशन में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपकी लोकेशन है, ये यहाँ पे ये आपका इजिप्ट है और ये आपकी स्वेज नहर है, जो भूमध्य सागर को, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, जो हमारी स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ये मैप की आपको एग्जैक्ट लोकेशन और किस किस सागर को ये जोड़ती है और क्या लोकेशन है, किस देश ने बनाई, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये रहा इजिप्ट। ठीक है, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, और यहीं आपका रेड सी है, ये है स्वेज कैनाल। तो ये आपको इन दोनों को जोड़ती है। तो यहाँ पे आपको आप ये मैप में देख सकते हैं लोकेशन। ठीक है, तो इस न्यूज़ की हम बात क्यों कर रहे हैं? तो इस न्यूज़ की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी करेंट जो सिचुएशन है, चूँकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सारे देशों को, जैसे कि मैंने कहा कि आर्थिक रूप से काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, टूरिज़्म बाधित है, वहीं फ़्लाइट्स रुकी हुई हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था वो घट गया है। तो वो सारी कंडीशंस की वजह से जो आर्थिक समस्या देखने को मिल रही है, उसके तहत इजिप्ट ने क्या किया है कि ये जो स्वेज नहर है, यानी ये जो स्वेज नहर है, इससे जाने पर किसी भी देश को जो है, जब किसी भी देश की कोई भी जहाज़ या नाव या फिर कोई भी चीज़ जाती थी तो उसको ट्रांजिट फ़ीस देनी पड़ती थी। यानी कि यहाँ से जाने के लिए, जैसे आपको रास्ते में जब आप ब्रिज उस पे क्रॉस करते हो या फिर सड़कों पे, तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, वैसे ही पानी में ट्रांजिट टैक्स देना पड़ता है। तो उस जो ट्रांजिट टैक्स था उसको लगभग इजिप्ट ने, यानी मिस्र ने 10% की उसमें बढ़ोतरी कर दी, यानी पहले से उसका प्राइस बढ़ा दिया गया है। चूँकि इसी सब समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि आर्थिक कंडीशन
कंडीशन ख़राब है, जिसकी वजह से मिस्र ने जो है, इजिप्ट ने ट्रांजिट फ़ीस बढ़ा दी है। तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो, ये जो आप देख सकते हो, ये सारे जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर व्यापार के लिए जो भी जहाज़ें या फिर जो भी क्रूज़ वगैरह जाते थे, तो उन सबको जाने के लिए ट्रांजिट फ़ीस बढ़ा दी गई है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम ने संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि उसके पार्षद राज्यसभा में एक प्रतिनिधि भेज सकें? तो ये आर्टिकल 80 में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ नगर निगम ने संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन का प्रस्ताव की मंजूरी दी है ताकि उसके पार्षद जो है राज्यसभा में एक प्रतिनिधि भेज सकें। अगर हम आर्टिकल 80 की बात करें तो आर्टिकल 80 का सीधा सा ये है कि राज्यों की परिषद की संरचना से संबंधित है, यानी कि राज्य में जो परिषद होती हैं उनकी क्या संरचना होगी राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों की परिषद की क्या संरचना होगी उससे संबंधित है हमारा आर्टिकल 80। ठीक है, तो अगर हम इस पहली चीज़ तो मैं बता दूं, ये जो संशोधन किया जा रहा है, यानी जो संशोधन की मांग की गई है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है उसके द्वारा कभी पारित नहीं होगा। कानूनी रूप से ये मान्य नहीं है, यानी ये लीगल नहीं है, इसलिए इसके मान्य होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले से तो आपको आर्टिकल 80 के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो प्रस्ताव रखा गया है वो किसके द्वारा पेश किया गया है लोकसभा में, तो ये मैं बता दूं कि ये एक प्राइवेट मेंबर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यानी कि प्राइवेट बिल है। तो यहाँ पे हम प्राइवेट बिल की बात करते हैं। पहले ही मैं बता दूं कि बिल आपके जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं प्राइवेट बिल, ठीक है, एक होते हैं आपके प्राइवेट बिल और एक होते हैं पब्लिक बिल। ठीक, एक होते हैं प्राइवेट बिल, एक होते हैं पब्लिक बिल। अगर हम हिंदी में बात करें तो एक होते हैं निजी विधेयक, एक होते हैं सार्वजनिक विधेयक। ठीक है, एक होते हैं लोक विधेयक, समझ लीजिए आप, लोक या पब्लिक जो सार्वजनिक विधेयक, एक होते हैं निजी विधेयक। ठीक है, दो टाइप के विधेयक होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो अभी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है, तो उसके तहत जो है प्राइवेट बिल पेश किया गया है। तो यहाँ पे हम प्राइवेट बिल, अगर हम अंतर देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले ही मैं बता दूं, जो पब्लिक बिल होता है, यानी कि जो लोक विधेयक होता है, वो जो है किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। यानी कि जो हमारे मंत्री होते हैं, यानी कि जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उनके द्वारा पेश किया जाता है। जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है, तो वो जो है पब्लिक बिल होता है। और वहीं मंत्री के अलावा जितने सांसद होते हैं उनके द्वारा अगर कोई बिल पेश किया जाता है तो वो जो है हमारा प्राइवेट बिल कहलाता है। और अगर हम अंतर देखें तो ये जो है पब्लिक बिल जो होता है वो जो है रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज से रिलेटेड होता है, तो वहीं जो प्राइवेट बिल होता है वो अपोजिशन पार्टी के से ज़्यादा रिलेटेड होता है। ठीक है, जो पब्लिक बिल होता है उसके पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मंत्री के द्वारा पेश किया गया है तो उसके पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहीं प्राइवेट बिल के पास होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। जो हमारा पब्लिक बिल होता है उसको पास करने के लिए लगभग 7 दिन पहले सूचना देनी होती है। ठीक है, और वहीं हमारा जो प्राइवेट बिल है उसको पास करने के लिए लगभग 1 महीना पहले सूचना देनी होती है, यानी 30 दिन पहले, 7 दिन पहले और 30 दिन पहले। वहीं हम बात करें अगला जो है, तो जो हमारा ये प्राइवेट बिल होता है, मतलब सॉरी पब्लिक बिल होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.8 रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड टू इट्स रिजिग्नेशन। तो वहीं जो प्राइवेट बिल होता है उसके बारे में आप भी देख सकते हैं कि ये कैसे पास किया जाता है। ये विशेष बहुमत से पास किया जाता है और ये उसके द्वारा पास किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में पहली चीज़ जो मैंने बताया कि दो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 80 क्या है, दूसरा जो आपके बिल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी ये पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आप प्लीज़ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो डेफिनेटली अपनी बुक्स से या फिर जो भी आपके नोट्स हो उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स के माध्यम से भारतीय पूंजी बाजार में निवेश कितना गिर गया है। ठीक है, तो ये जो है, पहले मैं फैक्ट्स की बात करती हूँ, तो ये 87,989 करोड़ रुपए का जो है भारतीय बाज़ार में निवेश गिर गया है। ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स का। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में पार्टिसिपेटरी नोट्स होती क्या है, यानी पी नोट्स होती क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि दो टाइप की जो हमारा सेंसेक्स और जो हमारा शेयर मार्केट काम करता है, तो दो टाइप के एक्सचेंज हैं, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
ठीक है, और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इन दोनों में जो है लोगों के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। लोग शेयर्स खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो जो ट्रेडिंग होती है उसकी जो रेगुलेट करता है वो जो है सेबी करता है, ठीक है। जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, वो जो है ये सारे रेगुलेशन को देखता है कि शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं वो किन के द्वारा किए जा रहे हैं, कैसे किए जा रहे हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक होता है इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश के लोगों के द्वारा किया जाता है, एक होता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो पार्टिसिपेटरी नोट्स है यानी पी नोट्स है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता कितने प्रकार का है, तो ये 3 प्रकार का मेनली होता है, FDI, FPI और FII, ठीक है। यहाँ पे जो FDI है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं कि ये जब किसी कंपनी में या फिर किसी शेयर मार्केट में जब पैसा लगाते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो लगभग 50% प्लस, ठीक है, 50% प्लस का इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि जो शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50% से ज़्यादा की जो उसका जो शेयर मार्केट का जो भी बॉन्ड होगा वो खरीदेंगे, और इनके साथ ही इनको जो भी कंपनी होगी जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पे जो है 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी के साथ साथ ये जो है कंपनी के जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं या फिर जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, जो भी काम कंपनी करती है उसमें भी अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसके जो निर्णय होते हैं उसमें भी अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। यानी कि ये ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी भागते नहीं, क्योंकि उनकी कंपनी के प्रति जिम्मेदारी बन जाती है और लॉन्ग टाइम में वो कंपनी को आगे ले जाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहीं हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लगभग 10% तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। 10% मैक्सिमम, 10% से कम का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक साथ ही ज़्यादा मात्रा में पैसा लगाते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ये जो 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो ये खुद नहीं लाते हैं, ये कई लोगों से उस इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ABCD, ठीक है। तो ये ABCD जो भी व्यक्ति हैं उनसे इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, फिर इन्होंने जिस भी कंपनी में या फिर जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में इनका जो है बेहतर शाख होगी, इनके बारे में जो जांच हो चुकी होगी जिससे बेहतर संबंध होंगे, तो वहाँ ये पैसा इन लोगों से लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो कि सेबी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो जो है उन लोगों का सारा डेटा रखती है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि उनकी साख चेक करती है, उनको खंगालती है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि NPA हो जाएगा या फिर कोई फ्रॉडिया तो नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, कुछ भी गलत पैसा नहीं है, काला धन नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है। तो वो सब चीज़ों की जांच सेबी करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो FPI इन्वेस्टर्स होते हैं, सेबी जो है सिर्फ डायरेक्ट इनसे कनेक्टेड होती है, ठीक है, सिर्फ इनसे कनेक्टेड हुई। यानी कि ये जो अलग अलग व्यक्ति हैं ABCD, इन सब से सेबी कनेक्टेड नहीं होती। यानी जो इस व्यक्ति की सिर्फ साख की जांच करती है और इसके जब कंपनी से यानी स्टॉक एक्सचेंज से बेहतर इसकी साख बेहतर वहाँ पे बनी होती है तो ये अलग अलग लोगों से पैसा लेके वहाँ जमा करता है। अब यहाँ पे ये जो ABCD, ये जो लोग मैं बता रही हूँ कि जिनसे पैसा इकट्ठा FPI करता है, ये ABCD लोग ही पार्टिसिपेटरी नोट्स कहलाते हैं, यानी P नोट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो अलग अलग लोगों ने इसको पैसा दिया इस बंदे को और फिर इस बंदे ने अलग जगह पैसा लगाया तो उसी को पार्टिसिपेटरी नोट्स कहते हैं। इनका एक भाग लगा होता है, ठीक है, एक मनी का एक मतलब समझ लीजिए इनके जो पैसा है टोटल उसका 1% शेयर कुछ लगा होता है, तो वो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स कहलाते हैं। अब आई नो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये टॉपिक नहीं समझ में आया होगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये टॉपिक है ही ऐसा। इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक आपके थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा अगर आपको अच्छे लेवल पे एग्ज़ाम देना है तो। अब बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि अगर आप एज अ वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी ग्रुप C या ग्रुप D की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। बट हाँ, आप फिर भी जानना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने देश भर में प्रतिदिन 7.5 घंटे बिजली कटौती की घोषणा की है?
तो ये जो घोषणा की है श्रीलंका ने की है, ठीक है, 7.5 घंटे बिजली कटौती की घोषणा की है श्रीलंका ने। लगभग 26 साल बाद ये ऐसा कुछ हुआ है कि लगभग 7.5 घंटे की बिजली की कटौती की घोषणा की गई है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये घोषणा की क्यों गई। तो इस समय हम बता दें कि श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, मतलब आर्थिक कंडीशन उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो एक क्या होता है कि जो रशिया जो है श्रीलंका का बहुत बड़ा टूरिज़्म इन्वेस्टर है, यानी कि वहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट श्रीलंका में विज़िट करने आते हैं हर साल। चूँकि इस समय रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से जो टूरिज़्म सेक्टर है वो श्रीलंका का ठप पड़ गया है, यानी कि जो टूरिस्ट आते थे वो नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक मंदी झेलनी पड़ रही है। वहीं हम दूसरी चीज़ की बात करें तो श्रीलंका जो है बड़ी मात्रा में चाय का एक्सपोर्ट करता है रूस को, ठीक है। रशिया को जो है श्रीलंका बड़ी मात्रा में चाय का एक्सपोर्ट करता है, जो वॉर की वजह से वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमिक कंडीशन और ख़राब दिख रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि श्रीलंका की कंडीशन ख़राब होने के क्या क्या परिणाम दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमने बताया 7.5 घंटे की बिजली की कटौती कंडीशन देखने को मिल रही है। तो वहीं जो ये सब आप देख सकते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा होते हैं, यानी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको जो है, प्राइवेट जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं उनको जो है पेट्रोल तक लेने से मना कर दिया गया। पेट्रोल डीजल यानी जो फ्यूल होता है वो नहीं ले सकते हैं। सिर्फ जो है सरकारी जो गाड़ियाँ हैं, यानी गवर्नमेंटेड जो गाड़ियाँ हैं, केवल वही फ्यूल कलेक्ट कर सकती हैं या फिर फ्यूल खरीद सकती हैं। आप सोच सकते हैं कि श्रीलंका की कंडीशन कितनी ख़राब है। एनर्जी सप्लाई उसकी ठप पड़ गई है, फ्यूल नहीं है, व्हीकल्स अलाउड नहीं है। तो ये सारी एक बड़ी समस्या है और आने वाले टाइम में इसका एक गंभीर परिणाम श्रीलंका को देखना पड़ सकता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये तमिलनाडु में शुरू की गई है। सड़क पर रहने वाले जानवर यानी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उनके लिए एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है तमिलनाडु में। हाल ही में किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है, तो ये पहले आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट है ये चाइना का है, ठीक है। तो चाइना का है तो इसके बारे में आपको पता होगा। जो चाइना का लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट है वो लगभग 22 उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। हाल ही में कौन बोल्ट्जमैन मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय बने हैं, तो ये प्रोफेसर दीपक धर बने हैं पहले भारतीय जो बोल्ट्जमैन मेडल के लिए चुने गए हैं। अगर हम बोल्ट्जमैन मेडल की बात करें तो ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि भौतिक विज्ञान यानी भौतिकी के क्षेत्र में ये मेडल दिया जाता है। हाल ही में नागरिक लेखा दिवस किस तिथि को मनाया गया है, तो नागरिक लेखा दिवस जो है हमारा मनाया गया है 2 मार्च 2022 को, यानी 2 मार्च को सिविल अकाउंट्स डे हमारा मनाया गया है 2 मार्च को, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। हाल ही में किस बैंक ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है, तो प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है उड़ीसा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट बैंक सखी। इसका जो उद्देश्य है वो है कि बैंकों की घर घर तक पहुंच हो, जो बैंक हैं हमारे उनकी हर घर तक पहुंच हो, वित्तीय समावेशन सुदृढ़ हो, यानी कि हर व्यक्ति के पास जो है पैसे हों और वो पैसे को बैंक में जमा करें, यानी कि बचत बढ़े, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हो और हर व्यक्ति अपना बैंक खाता खोले और बैंकों के घर घर तक पहुँचो। तो यही इस जो भी ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया बैंक सखी उसका उद्देश्य है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए किसने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है, तो ये आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है बायोडिग्रेडेबल नैनो प्लांट को। अगर हम बात करें ये है क्या, तो ये जो है जो पहले जो है हमारे केमिकल यानी रासायनिक कीटनाशक यूज़ किए जाते थे, ठीक है। जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं हमारे जो खेतों में यूज़ किए जाते हैं फसलों को सही रखने के लिए, कीटों को मारने के लिए, रासायनिक कीटनाशक जो होते हैं केमिकल कीटनाशक, उसकी जगह ये बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल यूज़ किया जाएगा, यानी कि ये एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाएगा रासायनिक कीटनाशक का, जिससे जो है लॉन्ग टर्म में जो है जो मिट्टी खराब हो जाती थी या फिर जो इन्वायरमेंट को नुकसान होता था, लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान होता था, वो सारे नुकसानों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये लिखा भी है कि फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए, तो इसका जो विकास किया गया है वो आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया है।
हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो फर्स्ट प्लांट डेराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन जो है बनाई गई है, जिसको मंजूरी दी गई है, वो कनाडा द्वारा बनाई गई है। अगर हम इस वैक्सीन की बात करें तो इसका नाम है मेडिकेगो इंग। इसका क्या नाम है? इसका नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाए। तो इसका नाम है मेडिकीगो इंक। ठीक है, इसका नाम है मेडिकेगो इंग। इंक जो है कोविड-19 की पहली वैक्सीन है जो पौधे से बनाई गई, यानी प्लांट से बनाई गई है, और इस वैक्सीन को मंजूरी किसने दी है? तो कनाडा ने दी है। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 31st दक्षिण एशियाई पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन यानी साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का आयोजन वियतनाम में किया गया है। ठीक है, किया जाएगा, यानी वियतनाम में किया जाएगा साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का आयोजन। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। ये है हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आरोग्य वनम का उद्घाटन पहले तो हम बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है। ठीक है, आरोग्य वनम है क्या? तो आरोग्य वनम जो है आयुर्वेदिक जो हमारे पौधे हैं, यानी कि जो आयुर्वेदिक हमारे पौधे हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक जो पौधे हैं उनके महत्व को बताने के लिए, वो मानव शरीर पर इसके जो प्रभाव को बढ़ाने के लिए, यानी जो आयुर्वेदिक पौधे हैं उनके बारे में लोग जानें, उनके महत्व को जानें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और उनका जो मानव शरीर पर एक बेहतर प्रभाव होगा उसको भी बढ़ाने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये था हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। तो प्लीज़ मैं आपसे डेली रिक्वेस्ट करती हूँ, इवन आई एम डूइंग, कि प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक शेयर डेफिनेटली करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। सो तब तक खुश रहिए, अच्छे से रहिए और मस्त रहिए।